नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ दिग्विजय सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। उत्तराखंड में अब एक साथ दो राजधानियां, गैरसैंण बना समर कैपिटल। त्रिवेंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना। कोरोना संकट में बाबा केदारनाथ का सहारा, बेहतर स्वास्थ्य के लिए पूजा। सीएम के नाम से रुद्राभिषेक पूजा। आज से उत्तराखंड में खुले धर्म स्थल, होटल, रेस्टोरेंट में नियमों के साथ एंट्री। धर्म स्थल में मास्क अनिवार्य। उत्तराखंड में कोरोना पर सियासत, कांग्रेस ने की जांच बढ़ाने की मांग। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने खोला मोर्चा। उत्तराखंड में बढ़ रहा कोरोना का संकट, 24 घंटे में बढ़े मरीज। अब तक 13 मरीजों की मौत। सोमवार दोपहर तक के आंकड़े। राजधानी देहरादून में शुरू हुई बारिश, दिन भर गर्मी से लोगों को मिलेगी राहत। झमाझम बारिश से सुहानी हुई शाम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। राजधानी देहरादून में शुरू हुई बारिश, गर्मी से अब लोगों को मिलेगी राहत। देहरादून की बारिश अब देगी लोगों को राहत। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, देवभूमि उत्तराखंड में बारिश शुरू हो गई है। बढ़ती गर्मी से परेशान थे सभी लोग। देहरादून की बारिश अब देगी लोगों को राहत। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। राजधानी देहरादून में शुरू हुई है बारिश। गर्मी से अब लोगों को निजात मिलेगी। झमाझम बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, राजधानी देहरादून में झमाझम बारिश हुई। बढ़ती गर्मी से लोग परेशान थे, जिसकी वजह से अब लोगों को राहत मिलेगी। झमाझम बारिश हुई है राजधानी देहरादून में। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, देहरादून में झमाझम बारिश हुई है, जिसकी वजह से लोगों को राहत मिली है गर्मी से। बढ़ती गर्मी से परेशान थे लोग। बारिश की वजह से तापमान में गिरावट आई है। हमारे साथ विशेष संवाददाता राजेश वर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजेश जी, देहरादून में जो झमाझम बारिश हुई है, जिसकी वजह से गर्मी से लोगों को काफी राहत मिली है। बिल्कुल विजय, क्योंकि लगातार जिस तरीके से टेम्परेचर राजधानी का बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था और राजधानी समेत तमाम जिलों में जो है गर्मी का प्रकोप साफ देखने को मिला है। उसके बाद जो है मौसम विभाग की भी एडवाइजरी जारी हो चुकी थी कि अब अगले जो है एक हफ्ता जो है वो लगातार बूंदाबांदी और बारिश का माहौल जो है वो देखने को मिलेगा। मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो मैदानी क्षेत्रों में भी बारिश हुई है, लेकिन आज जिस तरीके से मैंने बताया कि राजधानी में जिस तरह से तापमान बढ़ा हुआ था, तो आज जब दोपहर के बाद जब बारिश शुरू हुई तो कहीं ना कहीं इस समय जो है मौसम बहुत सुहाना है। मौसम में काफी गिरावट जो है वो देखने को मिली है। और राजेश जी, राजधानी देहरादून की अगर बात करें, इसके अलावा प्रदेश के किन किन हिस्सों में बारिश हुई है, या सिर्फ देहरादून में ही बारिश हुई है?
बिल्कुल, क्योंकि अभी जो एडवाइजरी जैसे मैंने बताया कि जारी की गई थी, तो हरिद्वार और देहरादून में जो है वो बारिश देखने को मिली है। हालांकि ज्यादा तेज देर तक ये बारिश नहीं चली, लेकिन इतनी बारिश थी कि उससे तापमान में काफी गिरावट आई है और राहत की सांस जो है वो कहीं ना कहीं लोगों ने ली है। लेकिन मौसम विभाग ने फिर अनुमान जताया है कि अगले जो एक हफ्ते जो है बूंदाबांदी का माहौल जो है वो कुमाऊं से लेकर गढ़वाल तक की कई जिलों में जो है वो देखने को मिलेगा। तो ये बेहद अच्छी खबर है कि आगे जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं जो है लोगों को राहत मिलेगी। और साथ ही साथ मौसम विभाग ने ये भी बताया है कि जो मानसून है वो कहीं ना कहीं इस बार 10 दिन हफ्ता जो है वो लेट हुआ है। अब जो मानसून है वो 21 और 22 तारीख के बाद सक्रिय हो जाएगा और उत्तराखंड में लगातार जो बारिश का सिलसिला मानसून के दौरान होता है वो जारी रहेगा। शुक्रिया राजेश जी तमाम जानकारी के लिए। राजधानी देहरादून में झमाझम बारिश हुई है, जिसकी वजह से गर्मी से लोगों को काफ़ी राहत मिली है, तापमान में गिरावट आई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह ने गैरसैंण को राज्य की समर कैपिटल घोषित कर दिया है। मार्च में गैरसैंण में ही आयोजित बजट सत्र के दूसरे दिन बजट भाषण के बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसका ऐलान किया था। सोमवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई। बताते चलें कि उत्तराखंड राज्य बनने के बाद से ही यह मांग बुलंद हो रही थी कि पहाड़ी प्रदेश की राजधानी पहाड़ में ही हो। आंदोलनकारियों के साथ साथ कई संगठन और राजनीतिक दल भी समय समय पर गैरसैंण को प्रदेश की राजधानी बनाने की मांग उठाते रहे हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण को समर कैपिटल बनाए जाने को राज्य आंदोलनकारियों और प्रदेश की माताओं बहनों को समर्पित किया है। फिर एक ऐतिहासिक दिवस है। जैसे गैरसैंण में 3 या 4 मार्च को हमने 4 मार्च को ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा की थी और आज उसका विधिवत शासनादेश हो चुका है। और उत्तराखंड की जनभावनाएं और तमाम वो लोग जो उत्तराखंड से बाहर रहते हैं और उनके अलावा भी तमाम लोगों ने उस समय बहुत खुशी जाहिर की थी इसमें, चाहे पत्रकार हों, फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने भी उस निर्णय पर बहुत बधाई दी थी। तो आज मैं उन सबको बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन सब की इच्छा आज पूर्ण हो चुकी है। उत्तराखंड में निश्चित रूप से एक ऐसे समय में जब कोरोना जैसी महामारी से सब लोग कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में प्रभावित हैं, चिंतित भी हैं, तो उसमें ये खबर उनको सुकून दे। गैरसैंण बनी उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी। ग्रीष्मकालीन राजधानी को लेकर आदेश जारी। सीएम त्रिवेंद्र ने जनता से निभाया चुनावी वादा। राज्यपाल ने ग्रीष्मकालीन राजधानी पर लगाई मोहर। उत्तराखंड को जनभावनाओं की राजधानी मिली। 4 मार्च 2020 को गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी की हुई थी घोषणा। अब 8 जून को हुआ आदेश जारी। उत्तराखंड की 2 राजधानियां बनी। गैरसैंण के राजधानी बनने से पर्वतीय क्षेत्रों का विकास पकड़ेगा जोर। इतिहास पर एक नजर। बता दें, गैरसैंण को राजधानी बनाने की मांग आज की नहीं है, बल्कि 60 के दशक में पहली बार इसे स्थायी राजधानी बनाने की मांग उठाई गई थी। ये मांग पेशावर कांड के महानायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने उठाई थी। यही वजह रही कि उत्तराखंड क्रांति दल ने उस दौर में गैरसैंण को वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम पर चंद्रनगर रखा था। भराड़ीसैंण को प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किए जाने की अधिसूचना जारी कर दी गई है।
जिस पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि भैराणीसैंण को आदर्श पर्वतीय राजधानी का रूप दिया जाएगा। आने वाले समय में भैराणीसैंण सबसे सुंदर राजधानी के रूप में अपनी पहचान बनाएगी। साथ ही सीएम ने कहा कि भैराणीसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने के लिए 4 मार्च 2020 को घोषणा कर दी गई थी। साथ ही ये 1.25 करोड़ उत्तराखंडियों की भावनाओं का सम्मान है। अब अधिसूचना लागू करने से भैराणीसैंण गैरसैंण आधिकारिक रूप से ग्रीष्मकालीन राजधानी हो गई। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 के विजन डॉक्यूमेंट में गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की बात कही गई थी। क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कार्य योजना तैयार की जा रही है। इससे प्लानर और विशेषज्ञों की राय भी ली जा रही है। देहरादून में मुख्य सचिव उत्पल कुमार ने कहा कि उत्तराखंड में रिकवरी रेट बढ़ रहा है। उत्पल कुमार ने माना कि राज्य में कोरोना मरीजों के ठीक होने की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि राज्य में 19,000 बेड कोविड-19 के लिए हैं, जिनमें 243 बेड आईसीयू के लिए हैं। उत्पल कुमार ने कहा कि 3 जिलों में एक्टिव केस ज्यादा हैं। देहरादून, नैनीताल, हल्द्वानी में सबसे ज्यादा मरीज बताए गए हैं। साथ ही नियमों का पालन नहीं करने वालों पर कठोर कार्रवाई राज्य सरकार की तरफ से की गई है। ऐसा भी मुख्य सचिव ने बताया। 3700 से ज्यादा लोगों पर कार्रवाई की गई है। 3 करोड़ 35 लाख रुपए का फाइन राज्य सरकार अब तक वसूल कर चुकी है। 1.5-2 सप्ताह पहले जब हम लोग चर्चा कर रहे थे, उस समय तकरीबन 4 के आस। नैनीताल हाईकोर्ट ने पिथौरागढ़ जिले के ग्राम पपदेव में नगर पालिका द्वारा 14 नाली के आवारा पशुओं के लिए बनाई जा रही गौशाला निर्माण के विरोध में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद नगर पालिका पिथौरागढ़ से 3 सप्ताह में जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। साथ ही कोर्ट ने अग्रिम आदेशों तक गौशाला के निर्माण पर रोक लगा दी है। मामले में 3 सप्ताह के बाद की तारीख तय की गई है। आपको बता दें कि पिथौरागढ़ निवासी सुनीता देवी और कमला वर्मा ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। ग्राम पपदेव तहसील व जिला पिथौरागढ़ के अंतर्गत नगरपालिका पिथौरागढ़ द्वारा एक गौशाला का निर्माण किया जा रहा है। एक ग्राम प्रधान पपदेव और एक अन्य महिला द्वारा ये जनहित याचिका प्रस्तुत की गई है कि नगरपालिका क्षेत्र के बाहर एक राजस्व क्षेत्र में नगरपालिका पिथौरागढ़ द्वारा गौशाला का निर्माण किया जा रहा है। इसमें इनके तर्क ये भी हैं कि इससे उनके जो पशुओं के चारागाह हैं उनको क्षति पहुंचेगी। माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा अग्रिम इस गौशाला के निर्माण पर रोक लगा दी गई। ऊधम सिंह नगर के ट्रांजिट कैंप थाने में होने वाली जगह की कमी और अन्य दिक्कतों को दूर करने के लिए कवायद शुरू हो गई है। जिला प्रशासन की ओर से फुलसुंग में खाली पड़ी सरकारी जमीन पुलिस को थाना बनाने के लिए दे दी गई है। पुलिस ने जमीन पर अपना कब्जा भी ले लिया है। एसएसपी की ओर से पुलिस मुख्यालय को भवन निर्माण के लिए प्रस्तावित बजट का प्रस्ताव भी तैयार कर भेज दिया गया है। आपको बता दें कि साल 2014 में पुलिस चौकी से थाना ट्रांजिट कैंप अस्तित्व में आया था। सिडकुल के चलते ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र में अपराध का ग्राफ भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अरे क्या नाम है यार उसका? नैनीताल हाईकोर्ट ने हरिद्वार से 14 किलोमीटर आगे राजाजी नेशनल पार्क के भीतर कुनाऊ गांव में हो रहे भारी निर्माण कार्य के संबंध में दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से 11 जून को यह बताने को कहा है कि यह भूमि किसकी है। अगर यह फॉरेस्ट की है तो यहां निर्माण कार्य करने की अनुमति किसने दी। आज सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि यह जमीन फॉरेस्ट की नहीं है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति आरसी खुलबे की खंडपीठ में हुई।
आज सिविल जज जूनियर डिवीजन डोईवाला के न्यायालय परिसर में डोईवाला बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने न्यायालय स्टाफ को कोरोना वायरस से सुरक्षा की नज़र से फेस शील्ड निःशुल्क वितरित किया, जिससे न्यायालय के कर्मचारी सुरक्षित होकर न्यायालय का काम कर सकें, क्योंकि न्यायालय में कई प्रकार के वादकारी आते हैं जिनमें प्रथम सुरक्षा के उपाय जरूरी हैं, जिसकी वजह से आज फेस शील्ड वितरित किए गए और जनता से अपील की गई कि हर व्यक्ति अपने कार में सुरक्षा के पूरे इंतजाम रखे। धन्यवाद। हम यहाँ अधिवक्ता कार्य करते हैं अधिवक्ता के हैसियत से और हमारी एक जिम्मेदारी बनती है, जब प्रधान सेवक ने कह ही दिया है कि आत्मनिर्भर बने, तो आत्मनिर्भर बनने के राह में एक सबसे पहला कदम है कि हम जो अपना कार्य क्षेत्र है जहाँ पर हम काम करते हैं तो वहाँ पर काम करने वाले अपने सभी स्टाफ सभी लोगों को सुरक्षित करना वो हमारा दायित्व है। तो उसी के क्रम में हमने आज ये फेस शील्ड बांटी है, जिससे क्योंकि हर प्रकार का वादकारी न्यायालय से जुड़ा है, प्रदेश और बाहर के प्रदेशों से भी वादकारी आते हैं। उत्तराखंड के डीजी कानून व्यवस्था अशोक कुमार ने इच्छुक तीर्थयात्रियों से अपील करते हुए कहा कि चारधाम यात्रा अभी बाहर के निवासियों के लिए नहीं खुली है। साथ ही और क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। मैं बाहर के प्रदेशों से चारधाम यात्रा हेतु उत्तराखंड आने के इच्छुक तीर्थयात्रियों से ये अपील करता हूं कि कृपया अपनी यात्रा अभी ना शुरू करें। अभी ये यात्रा नहीं खुली है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री की यात्रा अभी बाहर के प्रदेश के निवासियों के लिए अभी नहीं खुली है। कृपया करके अगली राज्य सरकार की अगली गाइडलाइन का इंतजार करें। जनपद में कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने तथा आम जनमानस को संक्रमण से बचाव और उपाय के बारे में जागरूक करने के मकसद से जिलाधिकारी रंजन राजगुरु की अगुवाई में जनपद स्तर पर गठित प्रचार प्रसार टीमों द्वारा जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर वहां के स्थानीय लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव और रोकथाम के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई, जिसमें 2 गज की दूरी, फेस कवर तथा हाथ धोने जैसी महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही आरोग्य सेतु ऐप के बारे में भी लोगों को जानकारी दी गई, जिसके चलते प्रचार प्रसार टीमों द्वारा क्षेत्रों का भ्रमण कर लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव और रोकथाम के बारे में जागरूक किया गया। खबर हल्द्वानी से है, जहां स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की सचिव प्रीति सुदान ने भारत के जिलों में बढ़ रहे कोरोना पॉजिटिव केसों पर चिंता व्यक्त की है। 38 जनपदों के अधिकारी और नगर आयुक्त से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद कर कोरोना संक्रमण रोकने के निर्देश दिए। बता दें कि इन 38 जनपदों में नैनीताल जनपद भी शामिल है। साथ ही उन्होंने कहा कि शहरों में घनी आबादी होती है और शहरी क्षेत्रों से लगे ग्रामीण क्षेत्रों में भी आबादी होती है, इसलिए घर घर जाकर स्वास्थ्य परीक्षण करें। साथ ही इस दौरान सीडीओ विनीत कुमार, एमडी केवीएम रोहित कुमार मीणा, नगर आयुक्त सीएमएस मरतोलिया समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। न कूटनीति की बात, न राजनीति का युद्ध, हम आप सब कोरोना के विरुद्ध। कोरोना का जिक्र है, हमें आपकी फिक्र है। कोरोना अपडेट भी दिखाते हैं, उससे लड़ना भी सिखाते हैं। देखिए फिक्र आपकी, रात 9 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं।
Online admissions in City Montessori School from nursery to class 9 and provisional admission in CMS for class 11 is now open at www.cmseducation.org. Online classes in CMS from class 9 to 12 will continue till 30th of June. Free of charge online CMS summer camp for nursery to class 8 will run from 18th of May till the 30th of June. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सरकार के फैसले के 2 माह बाद मंदिरों और गुरुद्वारों का द्वार खुले, जिसको लेकर सुबह मंदिरों में नियमों का पूरी तरह पालन करने की बात करते हुए पुजारी ने सोशल डिस्टेंसिंग के अनुसार श्रद्धालुओं से मंदिर में आने की अपील की है। महीने से जो कोरोना महामारी से जो हम लोग इस महामारी से जूझ रहे थे, और इसके बावजूद अब मंदिर के पट खुल गए हैं, और जिससे कि अब दर्शनार्थियों से हमारा अनुरोध है कि आप मंदिर में दर्शन करने के लिए आइएगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और भगवान को दर्शन कर सकते हैं। 2015 के बाद अब 2020 में 5 साल बाद हाथियों की गणना की कवायद शुरू हो चुकी है। यह गणना 3 चरणों में उत्तराखंड के 20 वन प्रभागों सहित कार्बेट और राजाजी टाइगर रिजर्व में की जाएगी। वहीं पूरे मामले पर मुख्य वन संरक्षक डॉक्टर पराग मधुकर धकाते ने बताया कि हाथियों की गणना के लिए पहली बार प्रदेश के कई वन प्रभागों में फॉरेस्ट ड्रोन फोर्स के 15 ड्रोन की भी की जा रही है। उन्होंने बताया कि मानव हाथी संघर्ष को ध्यान में रखते हुए वॉलेंटियर विलेज फॉरेस्ट फोर्स का भी गठन किया गया है। वहीं हाथियों की गणना के दौरान उनके पास स्थल और संवेदनशील गांवों का भी चिन्हीकरण किया जा रहा है। 2015 के बाद 2020 में 5 साल बाद ये उत्तराखंड में हाथियों की गणना की जा रही है। इसमें मुख्य रूप से 3 चरणों में ये गणना पूर्ण की जानी है। 6, 7 और 8 जून को 2020 को ये गणना होनी है, और उत्तराखंड के 20 वन प्रभागों में और साथ ही में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, राजाजी टाइगर रिजर्व में ये गणना की जानी है। जो क्षेत्र है हमारे, ये मानव और हाथी के जो क्षेत्र है, इसमें दोनों ओवरलैपिंग क्षेत्र है। तो एक जो मानव वन्य जो संघर्ष की हमारा एक प्लान बन रहा है, उसके लिए जो है इस गणना की आवश्यकता भी है कि इनकी संख्या, इनके वास्तल, संवेदनशील क्षेत्र कौन से गांव है। एक विलेज फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स भी हम लोगों ने बनाई है। तो एक एकीकृत योजना हम लोग बनाने जा रहे हैं। तो इसलिए इसकी संख्या, हाथियों की संख्या उत्तराखंड में कितनी है वर्तमान में, उसकी जानने की आवश्यकता है। तो उसको ही दृष्टिगत ये गणना की जा रही है। इसमें पहली बार हम लोग ड्रोन के माध्यम से हाथियों की गणना करने जा रहे हैं। सरकार द्वारा भले ही धार्मिक स्थलों को खोलने के आदेश दे दिए गए हों, लेकिन चंपावत जिले के पूर्णा पर्वत में बसे 51 शक्तिपीठों में से एक मां पूर्णागिरी के दर्शन के लिए भक्तों को प्रशासन के आदेश का इंतजार करना होगा। पूर्णागिरी समिति के अध्यक्ष का कहना है कि शासन के आदेश दिए गए हैं, लेकिन अभी जिला स्तर से मंदिर श्रद्धालुओं के लिए खोलने की कोई निर्देश जारी नहीं हुए हैं। वहीं टनकपुरी एसडीएम का कहना है कि मिली गाइडलाइंस के साथ ही पूर्णागिरी समिति से बात की जा रही है, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। भारत सरकार की गाइडलाइन वर्तमान समय में मेरे पास पहुंच चुकी है। जहां तक मैंने उसका अनुभव किया और जिसको पढ़ा है, तो उसमें साफ साफ ये दिया गया है कि जो इंटर स्टेट के लोग हैं वही इसमें दर्शन कर पाएंगे। और हमने इन दर्शनों के लिए सुविख्यात मां पूर्णागिरी धाम को खोल दिया है, क्योंकि मेरे संज्ञान में आया है कि यूपी के लोग अभी यहाँ, बाहरी स्टेट के लोग यहाँ पर नहीं आ पाएंगे। चंपावत जिले के तहसील टनकपुर में अवैध खनन के खिलाफ राजस्व विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। कार्रवाई करते हुए खनन माफिया पर लाखों की राजस्व वसूली जारी की गई। नोटिस मामले में टनकपुर उप जिलाधिकारी दयानंद सरस्वती ने बताया कि चलथी नदी के पास चुका में अवैध खनन की सूचना पर खनन विभाग की टीम सहित राजस्व की संयुक्त कर्मियों ने मौके पर जाकर 5 डंपर और पोकलैंड मशीन को सीज कर दिया है।
खनन सामग्री की पैमाइश कर अवैध खनन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही। जो हमारा क्षेत्र है वहाँ पर हमें शिकायतें आई थी कि कुछ लोगों द्वारा वहाँ पर अवैध खनन किया जा रहा है, नदी पे गाड़ियाँ होल्डर पॉकेट चलाई जा रही है। तो तत्काल वहाँ पर जब हम लोग एक रूप से राजस्व और खनन विभाग की और पुलिस की सेफ्टी से टीम गई थी, तो हम लोगों ने मौके पे ही एक पॉकलेट और 5 डंपर पकड़े थे, उनको हमने सीज किया है। इसके अलावा वहाँ पर जितनी भी सामग्री पड़ी थी उसका भी हम लोगों ने नाप जो करने के पश्चात उसमें आज लोग निरीक्षण आकर जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित कर रहे हैं, जिससे पेनल्टी आरोपित की जा रही है संबंधित के खिलाफ। हमारा उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।